एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शाइन द वर्ल्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 जो आपका गृह विज्ञान का चैप्टर 2 है, परिसंचरण तंत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। मतलब कि इस वीडियो में आपके जितने भी मतलब कि चैप्टर के जितने भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोग ने इसके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो देख लिए हैं। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख लीजिए, वो वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वीडियो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक देखिएगा क्योंकि परिसंचरण तंत्र से आपके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं आपके एग्जाम में। और इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर बनते हैं वो सारे के सारे हम लोग इसमें देखेंगे, जो कि सब के सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो उनका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो है हीमोग्लोबिन क्या है या शरीर में क्या कार्य करता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बताना है, हीमोग्लोबिन के बारे में बताना है कि हीमोग्लोबिन होता क्या है और वो हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, किस लिए हमारे शरीर में वो पाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो रुधिर की लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाने वाला लौह प्रोटीन है। बाकी जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी की कणिकाओं में पाया जाता है, जो कि एक लौह प्रोटीन तत्व है। आरबीसी मतलब लाल रुधिर कणिकाएं। इसके अणुओं में दो भाग होते हैं, मतलब कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें दो भाग पाए जाते हैं, एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। जो हीम होता है वो एक लौहयुक्त पदार्थ होता है और जो ग्लोबिन होता है ये एक प्रोटीन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। हीमोग्लोबिन का लाल रंग लौह तत्व के कारण होता है। बाकी जो हमारा रुधिर जो होता है उसका कलर रेड होता है, तो वो किसके कारण होता है, जो हीमोग्लोबिन में हमारा लौह तत्व पाया जाता है उसी के कारण यह उसका रंग लाल होता है। अब हम लोग देखेंगे हीमोग्लोबिन के कार्य क्या हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, किस लिए उपस्थित होता है, वो हम लोग को इसमें बताना है। तो जो हीमोग्लोबिन है उसके निम्नलिखित कार्य होते हैं हमारे शरीर के अंदर। जो फर्स्ट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। फेफड़ों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो हीमोग्लोबिन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है और हीमोग्लोबिन ही CO2 का भी परिवहन करता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये क्या करता है, जो फेफड़े में जाता है और वहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है उससे क्रिया करके ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। उसके बाद जो हमारी ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है वो जो होती है रुधिर कणिकाओं में जाती है, शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचकर जो हमारे वहाँ पे ऊतक होते हैं और जितनी भी ऑक्सीजन की पूर्ति वगैरह होती है वो करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा शरीर में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन भी हीमोग्लोबिन द्वारा ही होता है। मतलब कि हमारा जो O2 मतलब कि हमारी जो ऑक्सीजन होती है और जो CO2 होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इन दोनों का ही परिवहन कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन उसमें सहायता करता है। तो क्या होता है, जो हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन खाते हैं, जब उसका ऑक्सीकरण होता है तो उससे एक गैस बनती है जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 भी कहते हैं। तो जब ये गैस बन जाती है तो इसको जो है इसके परिवहन का कार्य, मतलब कि इसको हमारे शरीर से बाहर निकलना होता है क्योंकि इसका हमारे शरीर में कोई भी कार्य नहीं होता है। तो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही इसका परिवहन किया जाता है। ये फेफड़ों के द्वारा जो फेफड़ों के द्वारा ये बाहर अवशोषित कर दी जाती है, उनकी बाहर निकाल दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा हीमोग्लोबिन शरीर के अंत वातावरण में pH संतुलन, अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है इसका जो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होता है कि ये हमारे शरीर का pH लेवल मेंटेन करती है, मतलब कि pH जो भी अम्ल क्षार संतुलन होता है उसको बनाए रखती है। यह मात्रा पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों में ऑक्सीजन की उपलब्धता से कम होने के कारण अधिक होती है। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हीमोग्लोबिन क्या होता है और इसके क्या कार्य होते हैं। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है वो है शरीर में श्वेतरुधिर कणिकाओं का क्या कार्य है। जो हमारे शरीर में श्वेतरुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं उनका हमारे शरीर में क्या कार्य होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो श्वेत रुधिराणु अथवा ग्लूकोसाइड अनियमित आकार की रंगहीन कणिकाएं होती हैं, मगर जो श्वेतरुधिर कणिकाएं होती हैं इन्हें ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में रक्तहीन कणिकाएं होती हैं। श्वेतरुधिर से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाइट कणिकाएं, इसका मतलब वो रंगहीन होती हैं। तो जो श्वेतरुधिर कणिकाएं होती हैं ये रंगहीन कणिकाएं होती हैं। श्वेत रुधिराणु शरीर की सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित कार्य करते हैं। पहला क्या है, न्यूट्रोफिल्स तथा मोनोसाइट प्रकार के श्वेत रुधिराणु शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणु आदि का भक्षण करके जो है शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट प्रकार के श्वेत रुधिराणु होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में जितने भी जीवाणु वगैरह आते हैं उनका भक्षण करके हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, जिनके कारण इन्हें भक्षाणु भी कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है लिम्फोसाइट्स श्वेत रुधिराणु द्वारा शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाता है। जो लिम्फोसाइट्स श्वेत रुधिराणु होते हैं इनके द्वारा हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। इस प्रकार ये कणिकाएं हानिकारक जीवाणु से उत्पन्न विषाक्त पदार्थों के प्रभाव को समाप्त कर देती हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा श्वेतरुधिर कणिकाएं प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करती हैं। ये मृत कोशिकाओं का भक्षण करके इन्हें एकत्र होने से बचाती हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या बताया जा रहा है कि जो श्वेतरुधिर कणिकाएं होती हैं ये प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को जो है प्रेरित करती हैं और जो भी हमारे शरीर में मृत कोशिकाएं होती हैं जो खराब हो जाती हैं उनका भक्षण कर लेती हैं और उन्हें एकत्र होने से रोकती हैं। घाव बढ़ने में सहायक होने के कारण शरीर की रोगाणुओं आदि से रक्षा होती है। श्वेतरुधिर कणिकाओं में उपरोक्त कार्यों के आधार पर ही उन्हें शरीर में सैनिक कहा जाता है। तो जो श्वेतरुधिर कणिकाएं होती हैं घाव वगैरह भरने में भी सहायता करती हैं क्योंकि ये जीवाणु का भक्षण कर लेती हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर की रक्षा होती है और इसी के कारण श्वेतरुधिर कणिकाओं को सैनिक भी कहा जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की क्या उपयोगिता है। तो हमारा चैप्टर क्या है परिसंचरण तंत्र। तो हमको उसमें क्या बताना है कि परिसंचरण की उपयोगिता क्या है हमारे शरीर में, परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में क्यों होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो मानव के शरीर में परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर वाहिनी, रुधिर और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। तो क्या बताया जा रहा है जो मानव शरीर का परिसंचरण तंत्र है ये अनेक पदार्थों से मिलकर बना है जैसे कि हृदय हो गया, रुधिर वाहिनियाँ हो गई, रुधिर हो गया या फिर अन्य तरल पदार्थ जो भी होते हैं उनसे सम्मिलित होकर ये बना हुआ है। परिसंचरण तंत्र शरीर के सभी भागों में पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। तो परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या होता है, जितने भी हमारे शरीर में पोषक तत्व होते हैं, जो भी हम खाना वगैरह ग्रहण करते हैं उससे जो भी हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है उनको शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है और ऑक्सीजन का भी परिवहन करते हैं। इसके साथ ही साथ यही तंत्र शरीर में उत्पन्न होने वाले व्यर्थ पदार्थों को एकत्र करके उस संचरण तंत्र को सौंपने का कार्य भी करते हैं। जैसे कि ये पोषक तत्वों को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाते हैं, ऊतकों तक पहुँचाते हैं, वैसे ही जो हमारे शरीर में अपशिष्ट होता है जो कि मतलब कि व्यर्थ पदार्थ होता है उसको उत्सर्जन तंत्र तक भी पहुँचाने का कार्य यही करते हैं। कौन करता है परिसंचरण तंत्र। आगे बढ़ते हैं। रुधिर परिसंचरण की उपयोगिता अथवा कार्य। जो रुधिर परिसंचरण होता है इसकी उपयोगिता क्या है और यह क्या कार्य करते हैं। तो मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की उपयोगिता निम्नलिखित प्रकार से है। पहला है ऑक्सीजन का परिवहन। जो रुधिर होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। रुधिर के द्वारा ही हमारे एक शरीर से दूसरे अंगों तक जो है ऑक्सीजन जो होती है वो प्रवाहित होती है। लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा ऊतकों में पहुंचकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। तो क्या होता है जो लाल रुधिर कणिकाएं होता है ये जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो ये मिलकर क्या बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये जब हमारे ऊतकों तक पहुंचता है तो वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वहाँ पे ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है और जिससे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुँच जाती है। सेकेंड होता है पोषक पदार्थों का संवहन। जो पोषक पदार्थ होता है उनका संवहन करते हैं। कौन करते हैं परिसंचरण तंत्र। तो छोटी आंत में अवशेषित भोज्य पदार्थ घुलनशील अवस्था में रुधिर प्लाज्मा द्वारा ऊतक तक पहुँचाए जाते हैं। उसके बाद रहता है हमारा उत्सर्जी पदार्थों का संवहन। तो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं तो जब वो क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं होती हैं तो उसके द्वारा हमारे शरीर में कुछ उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है जो कि रुधिर द्वारा नाइट्रोजी अपशिष्ट पदार्थों को वक्र गुर्दे में पहुँचाया जाता है जहाँ से ये मूत्र के माध्यम से निष्कासित हो जाते हैं। श्वसन क्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस परिसंचरण तंत्र के माध्यम से फेफड़ों में पहुँचाई जाती है। नेक्स्ट जो है पॉइंट हमारा अन्य पदार्थों का परिसंचरण, मतलब कि जो अन्य पदार्थ होते हैं उनका भी परिसंचरण यही करता है। तो अंतःस्रावित ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन्स के अतिरिक्त विभिन्न एंजाइम्स प्रतिरक्षी आदि को उनके निर्माण स्थान से अन्य स्थानों तक पहुंचाने का कार्य रुधिर ही करता है। तो मतलब कि हमारे शरीर में अनेक हार्मोन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, कुछ प्रतिरक्षी चीज़ें बनती हैं तो उनको एक स्थान से मतलब एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का कार्य भी जो रुधिर ही करता है। रुधिर में ही मिल जाता है और रुधिर पूरे शरीर में दौड़ा करता है और जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होती है वो वहाँ पे मुक्त कर देता है। इसके अतिरिक्त रुधिर परिसंचरण का कार्य शारीरिक ताप का नियंत्रण, रोगों से रक्षा, रुधिर स्राव को रोकना तथा विभिन्न अंशों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रुधिर के थक्का बनने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मतलब कि जो रुधिर का थक्का बन जाता है, आपने देखा होगा जब कभी चोट लग जाती है तो वहाँ से खून बहने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खून अपने आप से जमने लगता है और वहाँ से खून बहना बंद हो जाता है।
तो ये किस कारण होता है, ये कैसे, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, हम लोग को वही इसमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। आंसर देख लेते हैं। तो रुधिर के थक्का बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? रुधिर स्कंदन। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो रुधिर जो होता है वो जब हवा के संपर्क में आता है तो वो जम जाता है या फिर उसको वो रुधिर का थक्का बन जाता है। तो ये जो क्रिया होती है ये रुधिर का एक विशेष गुण कहलाती है। रुधिर का जमना एक जटिल रासायनिक क्रिया है जिसमें रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित अनेक पदार्थ भाग लेते हैं। तो जो रुधिर होता है वो जब जमता है तो ये एक प्रकार की जटिल रासायनिक क्रिया होती है जिसके अंतर्गत जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित पदार्थ होते हैं वो भाग लेते हैं, बल्कि वो उसमें सहायक होते हैं। अब ये पदार्थ कौन कौन से होते हैं? ये पदार्थ होते हैं प्रोथ्रोम्बिन नामक निष्क्रिय एंजाइम होते हैं, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होते हैं, एंटीप्रोथ्रोम्बिन एवं हिपेरिन तथा कैल्शियम आयन आदि, ये सारे कुछ पदार्थ जो होते हैं वो मिलकर ये कार्य को संपन्न करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रुधिर का थक्का बनने की प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा जा सकता है, मतलब कि ये जो रुधिर का थक्का बनता है इसको हम लोग 3 प्रकार से समझ सकते हैं। जो पहला है वो है, पहले चरण में रुधिर प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आने पर टूट जाती हैं। इससे मुक्त पदार्थ कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में रुधिर के प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल देते हैं। तो क्या होता है, जो पहला चरण होता है इसमें जो रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं जब वो वायु के संपर्क में आती हैं तो वो टूट जाती हैं और उससे जो है कुछ पदार्थ मुक्त होते हैं, जैसे कि कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में जो है कुछ पदार्थ मुक्त होते हैं, जिससे कि जो प्रोथोप्लास्टिन होता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है वो है हमारा, थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में एंटीप्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय हो जाता है, फलतः प्रोथ्रोम्बिन नामक निष्क्रिय एंजाइम सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल जाता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये आप समझ नहीं सकते हैं, इनके सबके आपको नाम लर्न करने पड़ेंगे कि किसके संपर्क में आके किसमें क्या प्रक्रिया होती है और कौन निष्क्रिय होता है या कौन किस में बदल जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, ब्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिनोज नामक घुलनशील प्रोटीन फाइब्रिन नामक अघुलनशील तंतु प्रोटीन में बदलकर क्षतिग्रस्त भाग का जाल का निर्माण करती है। तो जो क्या होता है, जो ब्रोम्बिन की उपस्थिति में जो फाइब्रिनोजन नामक घुलनशील प्रोटीन होता है ये फाइब्रिन नामक अघुलनशील तंतु प्रोटीन में बदल कर जो होता है वो क्षतिग्रस्त भाग पर एक जाल के रूप में निर्माण कर देता है। इसी जाल में रुधिर कणिकाओं के फंसने से रुधिर का थक्का बन जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ समय पश्चात थक्का के संकुचित होने से एक हल्का पीला तरल बाहर आता है जिसे सीरम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे रुधिर के जमने का महत्व, कि रुधिर जमता क्यों है, उसका क्या महत्व है। किसी चोट या घाव की प्रतिक्रिया स्वरूप रुधिर स्कंदन होता है, मतलब कि जब भी कोई चोट वगैरह लग जाती है हमें तो क्या होता है, वहाँ से ब्लड हमारा बहने लगता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रुधिर को बहने से रोकती है। तो ये जो रुधिर का थक्का होता है ये किस लिए बनता है, ताकि जो हमारा रुधिर है वो ज़्यादा ना बहे, वो वहीं पर रुक जाए। अगर जो ज़्यादा रुधिर बह जाएगा तो इससे जो है व्यक्ति की जान भी चली जाती है। यह रुधिर में यह जमने का गुण नहीं होता तो चोट या लग जाने पर या शरीर के कहीं कट जाने पर शरीर का पूरा जो रुधिर होता है वो बह जाता और तथा व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती थी। यह प्रक्रिया घाव को शीघ्र ठीक करने में सहायक होती है, जिसमें जीवाणुओं एवं रोगाणुओं के संक्रमण का खतरा भी समाप्त हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा रुधिर का थक्का कैसे बनता है और इसके क्या उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, रुधिर परिभ्रमण में रुधिर नलिकाओं की क्या भूमिका है। तो मनुष्य एवं अन्य कशेरुकी प्राणियों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें हृदय के रुधिर का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रुधिर वाहिकाओं के जाल में होता है। इस तरह का रुधिर परिसंचरण पथ अधिक लाभदायक होता है क्योंकि इसमें रुधिर प्रवाह आसानी से नियमित किया जाता है और मानव के रुधिर परिसंचरण तंत्र में 3 प्रकार की रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है, इसमें निम्नलिखित में भूमिकाएं निम्न प्रकार से हैं। तो क्या बताया गया है कि मनुष्य या अन्य जितने भी कशेरुकी प्राणी होते हैं उनके अंतर्गत एक बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है, जिसमें हृदय से जो है रुधिर का प्रवाह होता है और वो एक दूसरे से जुड़ी वाहिकाओं के जाल में ही होता है। उसके बाद देखते हैं धमनियाँ। तो यहाँ पे धमनियाँ, शिराएँ जो होती हैं वो पाई जाती हैं और केशिकाएँ। तो चलिए देख लेते हैं। पहले धमनियाँ क्या होती हैं। तो धमनियाँ शुद्ध या ऑक्सीकृत रुधिर जो होता है उसे हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। तो धमनियाँ क्या कार्य करती हैं, जो हमारे हृदय में जो ब्लड रहता है उसको शरीर के जो शुद्ध ब्लड रहता है उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य जो होती है वो धमनियाँ करती हैं। अतः ये शरीर कोशिकाओं में पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन आदि को पहुँचाने का सुनिश्चित करती हैं। मानव शरीर में हृदय का पोषण करने वाली हृदय धमनी या कोरोनरी धमनी का विशेष महत्व है। इस धमनी में किसी कारणवश बंद हो जाने पर हृदय में शुद्ध रुधिर का प्रवाह बाधित हो जाएगा, जिससे हृदय अपना कार्य करना बंद कर देगा। इस स्थिति में कोरोनरी या सामान्य भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं।
तो हार्ट अटैक कैसे पड़ता है? जब ये जो धमनियाँ होती हैं, जो धमनियाँ की एक मुक्त धमनी होती है जो होती है कोरोनरी, जब ये किसी भी कारणवश बंद हो जाती है और ये रुधिर तक जो है हृदय से रुधिर नहीं पहुंचा पाती, तो इस स्थिति में हमें हार्ट अटैक की बीमारी भी हो जाती है। जो सेकेंड होता है वो होता है शिराएँ। तो शिराएँ क्या होती हैं, चलिए देख लेते हैं। शिराएँ विभिन्न अंगों से रुधिर को वापस हृदय ले जाती हैं। मतलब कि जो शिराएँ होती हैं, जो अंगों में रुधिर होता है उसको वापस से हृदय में ले जाती हैं। शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है क्योंकि जितना भी हमारे अंदर मतलब कि जो भी कार्बोहाइड्रेट से जो युक्त रुधिर होता है उसको जो है वो वापस हृदय में ले जाती हैं। और शिराओं में कैसा रुधिर बहता है? अशुद्ध। और धमनियों में शुद्ध। अर्थात ये विभिन्न कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थों को एकत्र करती हैं। शिराओं में थोड़ी थोड़ी दूर पर कपाट लगे होते हैं। ये कपाट रुधिर को एक ही दिशा में बहने में सहायता करती हैं। इस प्रकार जो रुधिर होता है वो परिसंचरण सुचारू रूप से चलता रहता है। उसके बाद जो थर्ड है वो है हमारा केशिकाएं। केशिकाएं क्या होती हैं? ये शिराओं और धमनियों को परस्पर जोड़ती हैं। जो केशिकाएं होती हैं ये शिराओं और धमनियों को जोड़ती हैं। धमनियां अनेक छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होती हैं जिन्हें धमनिकाएं कहते हैं। प्रत्येक धमनिका किसी ऊतक में पहुंचकर अत्यधिक महीन शाखाओं में बच जाती है जिन्हें धमनी केशिकाएं कहते हैं। इन केशिकाओं की महीन दीवार के आर पार रुधिर तथा ऊतक द्रव के बीच पदार्थों का लेन देन होता रहता है। धमनी केशिकाओं के दूरस्थ भागों में अशुद्धियों की मात्रा बढ़ने से रुधिर का दबाव बहुत कम हो जाता है एवं धमनी केशिकाओं में दूरस्थ भाग में स्वयं ही सिरा कोशिकाओं में बदल जाते हैं। यह सिरा केशिकाएं परस्पर मिलकर सिरकाएं जो सिराकाएं होती हैं वो बना लेती हैं जो आगे जुड़कर सिराएं बन जाती हैं। इस प्रकार संपूर्ण जो शरीर में विभिन्न अंगों तक रुधिर पहुंचाने या वापस आने का कार्य होता है वो नलिकाएं, धमनी, शिरा तथा केशिकाएं तीनों लोग मिलकर पूर्ण करती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आप एक बार फिर से पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये थोड़ा सा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब जो हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है वो है धमनी तथा सिरा में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा, आप इसको इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिए। तो धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग एक साइड धमनी लिखते हैं, दूसरे साइड शिरा लिखते हैं। तो क्या होता है, जो धमनी होती है उसमें जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। जो धमनियाँ होती है वो क्या करती हैं, जो रुधिर हृदय होता है हृदय से जो है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। वहीं इसके विपरीत जो शिराएं होती हैं वो शरीर के विभिन्न अंगों से जो रुधिर होता है उसको हृदय तक ले जाती हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें है धमनियों में शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है, केवल फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध रुधिर होता है। क्योंकि जो धमनी होती है सभी धमनियों में जो है शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन अपवाद स्वरूप जो फुफ्फुस धमनी होती है वहाँ पे अशुद्ध रुधिर बहता है। उसके बाद जो शिराएं होती हैं उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन जो फुफ्फुस शिरा होती है उसमें शुद्ध रुधिर बहता है। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रुधिर बहता है, परंतु जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। और जो शिराएं होती है उसमें सभी में अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन जो फुफ्फुस शिरा होती है उसमें शुद्ध रुधिर बहता है। थर्ड है पॉइंट हमारा, जो धमनियों की दीवार होती है भित्ति वो मोटी और लचीली होती है और जो शिराओं की होती है वो पतली भित्ति होती है। ठीक है। फोर्थ है हमारा, धमनियाँ विभाजित होकर कई छोटी शाखाएं धमनिकाएं बन जाती हैं, और जबकि जो शिराओं का निर्माण छोटी छोटी शिकाओं से परस्पर मिलने से ही होता है। जो धमनियाँ होती हैं वो विभाजित हो जाती हैं और छोटी छोटी धमनिकाएं बन जाती हैं, लेकिन जो शिराएं होती हैं वो छोटी छोटी शिकाओं से ही मिलकर बनी होती हैं। नेक्स्ट है जो हमारा, धमनियों की मिट्टी में पेशी स्तर मोटा होने के कारण इनकी गुहाएं संकरी होती हैं, लेकिन जो शिराएं होती हैं इसमें पेशी स्तर पतला होने के कारण इनकी जो गुहाएं होती हैं वो चौड़ी होती हैं। सिक्स्थ है हमारा, इनमें रुधिर का प्रवाह अत्यधिक दबाव में झटके के साथ होता है। किसमें? धमनी में जो रुधिर का प्रवाह होता है वो बहुत ज़्यादा दबाव और झटके के साथ होता है, लेकिन जो शिराएं होती हैं इसमें रुधिर कम दबाव के साथ जो है समान गति से प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है जो धमनियों में स्पष्ट स्पंदन होता है और जो शिराएं होती है इसमें स्पंदन नहीं होता है। ये शरीर में गहराई में स्थित होती हैं और ये शरीर के ऊपरी स्तर पर ही स्थित होती हैं। उसके बाद जो इसमें है, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि शिराओं में थोड़ी थोड़ी दूरी पर कपाट पाए जाते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास और भी क्वेश्चन है, लेकिन अब इन क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो एक वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।